Yeah, so welcome back everybody. This is lecture number 6 I thought. पांच lecture already हो चुके हैं. Wave on string हम पढ़ रहे हैं and this is lecture number 6. अच्छा previous lecture में हमने phase का concept पढ़ा था है ना. बेसिकली phase क्या होता है, फिर हमने different phase के रिगार्डिंग different वेवफॉर्म ड्रॉ करना सीखा था, एज वेल एज हमने एक ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी जो कि स्ट्रिंग के ऊपर होती है उसको डिफाइन किया था, है ना. प्रॉपर उसका हमने एक्सेलरेशन देखा था. फिर दो केसेस देखे थे कि स्ट्रिंग जो है अगर उसका टेंशन यूनिफॉर्म है सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, एंड उसके बाद अगर टेंशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी क्या होगी. ये सारी बातें कल के लेक्चर में हमने कर रखी है ऑलरेडी. ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? क्योंकि आज के जो लेक्चर का बेस है, बेसिकली यही लेक्चर का बेस अब आपके आगे भी वेव के सारे कॉन्सेप्ट में यूज होगा. तो आज की लेक्चर की जो बेसिक शुरुआत मैं करता हूँ. ठीक है, अब हम इंटरफेरेंस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. उससे पहले आज का जो लेक्चर का शुरुआत होता है वो होगा वेव का रिफ्लेक्शन से. वेव की बेसिकली जो रिफ्लेक्शन होती है आज हम उसको पढ़ेंगे कि एक वेव कैसे रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हेडिंग डाल लीजिएगा, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो. वैसे मैं नोट्स तो दे ही देता हूँ. दैट इज वेव रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या फिर वेव रिफ्लेक्शन. ठीक है, एज यूजुअल सबको पता है. देखो, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमने लाइट में पढ़ा हुआ और लाइट बेसिकली एक वेव है. तो हम यहाँ उसी वेव के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं. बट एक्चुअली जब हम लाइट का जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हो तो हम उसको रे के फॉर्म में पढ़ते थे. याद है कि एक सरफेस होता था, पीछे से पॉलिश्ड होता था, ऐसे रे गिराते थे और फिर रिफ्लेक्ट होती थी. तो बेसिकली हमने रे के फॉर्म में लाइट रेस के फॉर्म में पढ़ा है रिफ्लेक्शन को. आज हम पढ़ेंगे वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्शन को. वेव के फॉर्म रिफ्लेक्शन के वेव के फॉर्म में बेसिकली दो केसेस होते हैं. वो दोनों केसेस को हमको अच्छे से समझना है. क्या? देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे साथ. मैं वेव का रिफ्लेक्शन पहले आपको समझाता हूँ कि हम वेव को रिफ्लेक्ट करा कैसे सकते हैं. हम अपने आप भी फिजिकली भी वेव को रिफ्लेक्ट करा के देख सकते हैं. ठीक है, ये कैसे है सर, आओ देखते हैं. देखो मैं कुछ सेटअप करता हूँ. ठीक है, उस सेटअप के थ्रू आपको वेव का रिफ्लेक्शन में समझा दूंगा बढ़िया से. क्या है वो सेटअप, देखना मेरे साथ. हमारे पास ना एक ऐसा सिस्टम था, लेट्स से कह लो ये एक फिक्स दीवार है. ठीक है, जिसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया. ये हमारी एक फिक्स दीवार है. इस दीवार से मैंने क्या किया कि इस दीवार से एक जगह चूज की और उस जगह से एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया ऐसे. स्ट्रिंग मतलब बेसिकली एक रस्सी कह लो, एक धागा कह लो. ठीक है, उसको मैंने क्या किया, इस दीवार से फिक्स कर दिया कुछ ऐसे. तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये एक फिक्स्ड एंड है, रस्सी का एक फिक्स्ड एंड है ना. अब इस रस्सी को मैंने क्या किया कि इस रस्सी के इस वाले एंड को पकड़ के मैं ऐसे ऊपर और नीचे बेसिकली एक एसएचएम वेव जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ऊपर और नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करा के, टू एंड फ्रो मोशन करा के. तो सोच के देखो, जब रस्सी को का दूसरा एक एंड फिक्स कर दोगे और दूसरे एंड को पकड़ के तुम ऐसे ऊपर और नीचे वर्टिकली वाई डायरेक्शन में मोशन करोगे तो क्या इस ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये एक वेव का शेप ले लेगी. सोच के देखो. तो ये जो है कुछ देर बाद रस्सी कैसी हो गई, कुछ देर बाद रस्सी ऐसी हो जाएगी और अभी भी ये रस्सी जो है मान लो फिक्स है. इसी का मैं नीचे एक्सटेंशन ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, इसी रस्सी का नीचे मैंने एक्सटेंशन ड्रॉ किया यहाँ कि ये जो रस्सी है कुछ देर बाद ऐसी दिखेगी. सोच के देखो. तो इसने एक वेव का शेप ले लिया, एक वेव का शेप ले लिया. जब ऐसा रस्सी को ऊपर और नीचे वर्टिकली मोशन कर रहे थे तो इस रस्सी ने एक वेव का शेप ले लिया. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस बार जो इंसिडेंट वेव है वो बेसिकली इधर जा रही है. ये डायरेक्शन जो है वो कौन सा डायरेक्शन है, ये जो आपने वेव जनरेट की है उस स्ट्रिंग से उस इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन है. ठीक है, अब सोच के देखो, ये वेव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचेगी और इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद टकरा के वापस रिफ्लेक्ट भी होगी. तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट एंड को फिर से समझना. एक स्ट्रिंग लिया, उसको एक एंड से फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को पकड़ के ऊपर नीचे वर्टिकली मोशन कराने लगे. जब हम दूसरे एंड से पकड़ के वर्टिकली मोशन कराएंगे तो जो स्ट्रिंग होगी बेसिकली रस्सी होगी वो एक वेव का शेप लेगी. अब इस बार जो वेव है बेसिकली वो आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना. जब तुम ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो एक इंसिडेंट वेव जनरेट होगी, ये वेव आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी और यही वेव क्या होगी, जो फिक्स्ड एंड से जाके, ये जो फिक्स्ड एंड है बेसिकली इस फिक्स्ड एंड से जाके टकराएगी और टकराने के बाद ये वेव क्या होती है, वापस की तरह फॉल बैक होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है. तो इसका मैं लेट्स से रिफ्लेक्शन ड्रॉ करता हूँ. इस रिफ्लेक्शन को लेट्स से मैं सेपरेट कर देता हूँ ऐसे डॉटेड लाइन से. तो जब क्या होगा, जब ये इंसिडेंट वेव जाके टकराएगी और एक एंड को मैंने फिक्स्ड एंड कर दिया, तो जब मैं देखूंगा रिफ्लेक्टेड वेव को
तो बेसिकली जो वेव होगी ना वो अब कुछ ऐसे दिखेगी। कैसी? देखो मैं दिखाता हूं तुमको। इस बार जब वेव टकरा के आएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो वेव कुछ ऐसी आएगी, ऐसे। मतलब ये जो पहला वाला देख रहे हो और आप तो दूसरा वाला देख रहे हो, ये पहला वाला वेव है ना, ये हमारा इंसिडेंट वेव है। तो हमने वेव इंसिडेंट कराई, ये वेव जाके इस फिक्स्ड एंड से टकराया और उसी का जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली वो मैंने एक डॉटेड लाइन से सेपरेट कर दिया, उसको नीचे ड्रॉ किया है। और ये जो वेव है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव। तो सोच के देखो वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? बहुत सिंपल है सर। हमने एक स्ट्रिंग ली, उस स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दिया, उसके दूसरे एंड को पकड़ के हम वर्टिकली ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने लगे। तो एक वेव इंसिडेंट हुई, एक वेव जनरेट हुई। जो जो जनरेटेड वेव है, वो जनरेटेड वेव क्या हुआ, जाके इस फिक्स्ड एंड से टकराया। टकराने के बाद वो वेव फॉल बैक हुआ, मतलब रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो हमने ये देखा कि सर जो इंसिडेंट वेव थी उसका जो एम्पलीट्यूड था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, लेकिन जब वेव टकरा के वापस आ रही है तो उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में हो जा रहा है। मतलब ये पहला फिनोमेना है तुम्हारे रिफ्लेक्शन का। इस पूरे फिनोमेना कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो वेव का रिफ्लेक्शन बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें हमने एक एंड को फिक्स किया, तो जब रिफ्लेक्शन हुआ तो हमने क्या देखा कि जो हमारा वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है, वो कंप्लीटली कंप्लीटली उल्टा है। इंसिडेंट वेव तो ऊपर है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है वो एकदम उसका उल्टा है, अपोजिट है। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज चेंज हो गया। कैसे? प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुमको फेज पढ़ाया था, है ना? तो सोच के देखो, अगर एक वेव ऐसी है और मान लो दूसरी वेव ऐसी है। अब सोच के देखो, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है। क्या मैं कह सकता हूं कि पहली वेव और दूसरी वेव जब आप दोनों को देखोगे तो इन दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है। सोच के देखो, एक वेव t इक्वल्स टू 0 से यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, उसी टाइम t इक्वल 0 पे वेव नीचे शुरू हो रही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे से अपोजिट है? बिल्कुल एक दूसरे उल्टे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। पहली वेव आपकी पॉजिटिव से शुरू हो रही है, दूसरी वेव नेगेटिव से शुरू हो रही है, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट है? और इन दोनों अपोजिट वेव को कहते हैं कि इन दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है, बेसिकली फेज क्या बताता है, मैंने बताया था कि फेज जो है वो एक वेव की पोजीशन बताता है। तो इसमें जो फेज का डिफरेंस दोनों में है, इन दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है उसको हम पाई से लिखते हैं। और फेज कैसे लिखा जाता है? फाई से। तो फाई इज इक्वल्स टू पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, मतलब ये 180 डिग्री एक दूसरे से अपोजिट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमने अभी अभी केस पढ़ा है सर रिफ्लेक्शन का, इसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कंप्लीटली उसका फेज क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जो पहली वेव इंसिडेंट वेव थी वो तो पॉजिटिव में थी, जब रिफ्लेक्ट होके आया तो वो वेव निगेटिव में चली गई, मतलब इन दोनों के बीच फेज का चेंज आ गया। कितना चेंज आया? पाई का चेंज आया। मतलब दोनों के बीच फेज का जो डिफरेंस है वो कितना है? पाई का डिफरेंस है। तो क्या मैं यहाँ एक पॉइंट देके लिख सकता हूं? सोचो कि फेज चेंज विल ऑकर। और कितना फेज चेंज हुआ, यानी फाई की वैल्यू कितनी हो गई? पाई। या फिर इसको 180 डिग्री भी लिखा जा सकता है। ये कौन सा केस है? ये पहला केस है। ऐसा दूसरा केस भी है क्या? बिल्कुल है यार, ये पहला केस है। कौन सा केस है? पहला केस है। कैसे पहला केस है? देखो इस केस में हमने क्या किया है, एक एंड को फिक्स कर दिया है। अब एक और केस हम देखेंगे, ये रिफ्लेक्शन वेव का एक और केस में देखेंगे, जिस केस में ये जो एंड होगा वो फिक्स नहीं होगा, ये मूवेबल एंड होगा, मतलब ये रस्सी ऊपर और नीचे मूव कर सकती है। इसलिए दिस इज केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में याद करने वाली बातें क्या है, रिमेंबर करने वाली बातें क्या है? पहली चीज, कोई भी वेव किसी फिक्स्ड एंड पर टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम वेव का रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरी चीज, जब भी एक एंड फिक्स्ड होगा वेव का, तो जो इंसिडेंट वेव होगी और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, दोनों में फेज का चेंज हो जाएगा। कितने फेज का चेंज होगा? 180 डिग्री फेज का चेंज होगा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी, मतलब जो डायरेक्शन इंसिडेंट वेव का है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी रिफ्लेक्टेड वेव आपको रिटर्न बैक मिलेगी। ये पहला केस था। केस कौन सा था? जिसपे जो स्ट्रिंग का एंड है, स्ट्रिंग एंड इज फिक्स्ड। अब यही वेव का एक्सपेरिमेंट ना एक और तरीके से किया गया। केस नंबर 2 वो समझिए मेरे साथ। वो है जब जो स्ट्रिंग है बेसिकली,
स्ट्रिंग का एंड जो है वो मूवेबल है, फिक्स्ड नहीं है। अब इस केस में जो रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिलेगा, वही हमको समझना है। सेम केस वही होगा क्या, हमारे पास वही एक फिक्स दीवार होगी, लेकिन अब इस बार देखो, अच्छा सोच के देखो हम स्ट्रिंग को इस केस में तो फिक्स कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर स्ट्रिंग को हम मूवेबल कैसे बनाएंगे ताकि ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे मूव कर सके। सोच के देखो, अगर मैं स्ट्रिंग के एक एंड को ऐसे रिंग से जोड़ दूं और इसको मैं एक लेट से एक डंडे के अंदर से फंसा दूं, तो क्या ये रिंग ऊपर और नीचे मूव कर सकती है? सोच के देखो, जब आप ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रिंग को, इधर से ये स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग को मैंने ऐसे क्या किया, एक रिंग के शेप में दे दिया। स्ट्रिंग के एक एंड को मैंने क्या किया, एक रिंग के शेप सा हमारे पास लेट्स से कॉइल था, उससे अटैच कर दिया और उसको एक लेट्स से एकदम फिक्स डंडा है हमारे पास, एक फिक्स रॉड है, उस फिक्स रॉड में हमने उसको फिक्स कर दिया। अब सोच के देखो, जब आप इस एंड को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ वाला एंड भी ऊपर नीचे होगा। मतलब अब ये जो एंड है आपका, ये मूवेबल एंड है, ये फिक्स्ड एंड नहीं है। तो इस केस में जो वेव का रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है वो कुछ अलग ही मिलता है, और वो कैसे मिलता है वही केस नंबर 2 है। तो आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 2 में। तो वही मैंने किया, लेट्स से हमारे पास एक फिक्स रॉड थी ऐसी हमने क्या किया, इस फिक्स रॉड से ऐसे एक रिंग के शेप में एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को मैं क्या करूं, ऐसे ऊपर और नीचे वर्टिकली मोशन कर रहा हूं। बिल्कुल क्या, एक सिंपल हार्मोनिक वेव जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं ऊपर नीचे करके। तो अब जाहिर सी बात है, हमने अभी भी देखा क्या होगा, एक वेव जनरेट होगी, है ना। एक वेव जनरेट होगी, कैसी जनरेट होगी, वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी। अभी हमने हमने देखा, अभी भी ये जो एंड है भैया, ये फिक्स्ड ही है। मतलब फिक्स्ड कह रहा हूँ, मतलब मूवेबल एंड है। इस बार ये ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। तो हमने जब क्या किया, यहाँ से इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये हमने इंसिडेंट कराई वेव को, ये हमारी जनरेटेड वेव जो हमने जनरेट की। अब इस केस में आपको रिफ्लेक्शन, आप सोच रहे होंगे कि सर बिल्कुल वैसे रिफ्लेक्शन यहाँ भी देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इस केस में जो जो रिफ्लेक्शन होता है वेव का, मतलब जब ये वेव ऐसे आगे चली और इस मूवेबल एंड से टकराई, तो टकराने के बाद जो वेव हमको मिली वो बेसिकली सेम फेज में मिली। मतलब इस बार फेज चेंज नहीं हुआ, इस बार जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट वेव थी बिल्कुल उसी फेज में आपको रिफ्लेक्टेड वेव भी मिलेगी। ये था दूसरे केस का रिफ्लेक्शन। ये कौन सी वेव है, ये हमारी इंसिडेंट वेव है जो हमने बनाई है खुद से। जब एक स्ट्रिंग को पकड़ के मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कराऊंगा तो हमारी एक इंसिडेंट वेव जनरेट होगी, और ये जो हमको मिल रही है वापस में इधर, ये वाली, ये आपकी कौन सी वेव है, दिस जो रिफ्लेक्टेड वेव। अच्छा, इस केस में मजेदार बात ये है कि सर पिछले केस में जब एंड जो था वो फिक्स था, तो जो इंसिडेंट वेव का फेज था उसके बिल्कुल आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री का मतलब एकदम आउट ऑफ फेज आपको रिफ्लेक्शन वेव मिल रहा है। लेकिन इस केस में जो इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव भी उसी के फेज में है, कोई फेज का चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। यानी इस केस में अगर लेट्स से पहली वेव ऐसी है तो दूसरी वेव भी ऐसी ही है। मतलब इन दोनों के बीच जो फाई है भैया वो जीरो है। मतलब यहां मैं साफ साफ ये लिख सकता हूं कि नो फेज चेंज विल ऑकर। समझे, नो फेज चेंज विल ऑकर। इस केस में जो फेज होगा, फेज डिफरेंस होगा भैया, वो जीरो होगा। इसमें जो फेज आपकी इंसिडेंट वेव की होगी वही फेज आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की होगी। ये कौन सा केस था, ये केस नंबर 2 था। रिमेंबर रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में ये सब सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं कि कौन से वेव के रिफ्लेक्शन में फेज चेंज होता है, कौन से में नहीं होता है। मैंने दोनों केसेस आपको करा दिए। क्लियर। इस केस में वेव जो हुई, क्या यहाँ एक और चीज लिख सकते हो, इस केस में जो वेव हुई वो इन्वर्ट हो गई। इन्वर्ट मतलब बिल्कुल उल्टी हो गई। पहले केस में जब फिक्स्ड था स्ट्रिंग, तो इस केस में क्या हुआ, जो वेव था वेव गेट इन्वर्टेड, मतलब उल्टी हो गई थी एकदम वेव। लेकिन इस केस में नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन ऑफ वेव। समझे, बताओ। दिस इज ऑल अबाउट योर वेव रिफ्लेक्शन। क्या ये सबको समझ आया? क्लियर, क्या ये चीज सबको क्लियर है? नो इट इज नॉट पॉसिबल।
ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं सुबह कोई क्लास ले पाऊँ, मेरी क्लास की टाइमिंग यही है, अब मैं क्या करूँ। मैं 5 बजे आता हूँ सुबह का गया हुआ, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? आई एम सॉरी, क्लियर एवरीबडी? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगी 9:30 से, यस। मेरी रोज 2 क्लास होगी अब, ठीक है। फिलहाल तो 2 ही क्लास होगी, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? क्या वेव का रिफ्लेक्शन सबको क्लियर हो गया? फटाफट से बताओ। क्या वेव का रिफ्लेक्शन सबको क्लियर है? आई थॉट इट इज, ठीक है, बहुत सिंपल था। आपने वेव का रिफ्लेक्शन समझ लिया, तो कुछ ऐसे वेव का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें 2 केसेस आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिए अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं। और अब आई एक्चुअल में मेन चीज। कौन सी मेन चीज सर? इंपॉर्टेंट चीज है, मेन चीज है, और उसको समझना है आपको, इसलिए क्योंकि वेव ऑप्टिक्स जो है बेसिकली वो उसका पूरा जो कंक्लूजन है वो यही से आता है, ठीक है। इंटरफेरेंस वगैरह आप अगर आप पढ़े अभी, तो आपको 12th के अंदर जो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब वही शुरुआत होने वाली है, आइए मेरे साथ चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से सफर पे इसी इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं अपने कारवा को। अब हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अच्छा, सुपर पोजिशन का मतलब समझते हो? देखो, फिजिक्स का लैंग्वेज है ये, फिजिक्स की भाषा है ये। सुपर पोजिशन का मतलब होता है ना एडिशन ऑफ वेव्स, एडिशन ऑफ वेव, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब होता है कि दो वेव का एडिशन, दो वेव को जब आप जोड़ोगे उसको कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। मतलब एक वेव दूसरे वेव पे अगर ओवरलैप कर रही है, मतलब आके जुड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। इस सुपर पोजिशन ऑफ वेव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। इसी चीज को हमको पढ़ना है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होती है। तो याद रख लो, इंटरफेरेंस बेसिकली वो फेनोमेना है जिसके अंदर दो वेव्स आपस में क्या होती है, आके सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मतलब बेसिकली सुपर इम्पोज्ड होती है। एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर दो वेव्स सुपर इम्पोज्ड होती है, इस फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। देखो सिंपल सी चीज, वन लाइन आंसर। क्या सुपर पोजिशन का शब्द का मतलब कि वेव का एडिशन, दो वेव को जोड़ेंगे सर तो क्या होगा, ठीक है। और इसी फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहा जाता है, मतलब दो वेव अगर आके जुड़ रही है, दो वेव अगर आके सुपर इम्पोज हो रही है एक दूसरे से, तो उस फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, फिनोमेना जिसमें दो वेव्स सुपर इम्पोज्ड होती है एक दूसरे के साथ। अच्छा सर, इंटरफेरेंस में हमको पढ़ना क्या है? देखो, इंटरफेरेंस में दो तरह का इंटरफेरेंस होता है। जब दो वेव मिलती है तो कोई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इंटरफेरेंस की। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर? पहली पॉसिबिलिटी होती है जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं वेव के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है जो कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, शॉर्ट में इसको सी आई लिख लो और इसको कह लो डी आई। यही दो तरह के इंटरफेरेंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। शॉर्ट में फिर से रिपीट करता हूं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव का मतलब कि दो वेव का एडिशन। जब दो वेव मिलती है तो हम कहते हैं दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं। और फिजिक्स में इसी सुपर इम्पोज के फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या है? ऐसे फिनोमेना जिसमें दो वेव सुपर इम्पोज हो, ठीक है। कितने तरह के इंटरफेरेंस होते हैं? दो तरह के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, मतलब दो वेव अगर मिलती है तो यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन सी पॉसिबिलिटी? पहली कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, दूसरी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। आप आपके मन में सवाल ये होगा कि सर पहले समझाओ तो सही, अरे बताओ तो सही, तो आओ।
अब वही तो हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, क्या केस होगा, उसका एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, फिर में डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, क्या केसेस होंगे, उसका एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, वही तो हमको पढ़ना है अब। इसलिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छी बात है जो आज बच्चे नहीं ज्वाइन किए क्लास को, कोई बात नहीं, आज कम बच्चे हैं, बट जो है वो सीख के जाओ, ठीक है। खैर रिकॉर्डिंग तो सबके पास होगी, सब देख लेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो मैं तुमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखो अभी ऐसे बता दूंगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुमने कब कंस्ट्रक्टिव पढ़ लिया कब डिस्ट्रक्टिव पढ़ लिया, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो बस, ठीक। देखो अच्छा कैसे ऐसे हो सकता है सर, जरा हमको ये विजुलाइज करके बताओ कि दो वेव ऐसे जुड़ कैसे सकती हैं। बेसिकली हमको क्या करना है, दो वेव का एडिशन कराना है, तो सर दो वेव का एडिशन कराना तो कराएंगे कैसे। सॉरी, वही अब हमको देखना है, ठीक है। आओ मेरे साथ देखो, मान लो मैं कहता हूं, ठीक है, कि हमारे पास दो वेव थी, ठीक है। ये बेसिकली हमारी एक्सिस है, एक ऐसी एक्सिस जिसपे मैं दो वेव को ड्रॉ करूंगा। कैसी, लेट्स से हमारे पास एक वेव थी, जो वेव कुछ ऐसी थी, एक वेव ये रही और इसी एक्सिस पे एक और वेव ऐसे आ रही है सर, ठीक है। ये एक्सिस है हमारी, ठीक है, ठीक। दिस इज वेव नंबर 1, दिस इज वेव नंबर 2। अब सोच के देखो, जब किसी एक एक्सिस पे हम किसी दो वेव का लेट्स से एडिशन करा रहे हैं, मान लो ये दोनों वेव क्या आ रही है एक दूसरे के साथ, एक पास आ रही है, और दोनों वेव क्या हुई एक दूसरे के साथ जुड़ गई। और एक केस और मैं यहां ड्रॉ करूंगा, वो भी नोट करना। ये हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे मैंने एक वेव ऐसे ड्रॉ करी, और इस एक्सिस पे एक वेव मैंने ऐसे ड्रॉ करी। ये दोनों से तुम समझ जाओगे अभी कि इंटरफेरेंस है क्या और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। तो यहां भी हमारे पास दो वेव है, कौन सी, एक तो ये फर्स्ट वेव सर, तो ये सेकंड वेव। अभी इन दोनों वेव का मैं क्या करा रहा हूं, लेट्स से एडिशन करा रहा हूं। एडिशन मतलब इन दोनों वेव को मैं एक पास ला रहा हूं, मिला रहा हूं एक दूसरे से। मतलब ये वेव इधर आ रही है, ये वेव इधर आ रही है। सिमिलरली ये वेव ऐसे आ रही है, ये वेव ऐसे आ रही है। ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होने आ रही है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलने आ रही है। बिल्कुल जैसे तुम अपने गर्लफ्रेंड में मिलने चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही है ना। ये तुम, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सोच के देखो, मजाक में लेना, ठीक है। तो बिल्कुल वही वाला केस, सोच के देखो। ये दो वेव मेरे पास थी, ये दोनों वेव को मैं क्या किया, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं। किस लिए, ताकि सुपर पोजिशन हो पाए, ताकि हमको इंटरफेरेंस मिल पाए। और कितने तरह के इंटरफेरेंस मिल सकते हैं, दो तरह के, कौन से, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। ठीक है सर, देखो मैं बेट करता हूं ना, तुमको कोई ऐसे समझाएगा नहीं, एट द एंड इस लेक्चर में जाते जाते इंटरफेरेंस के फिनोमेना को तुम समझ जाओगे, और फिर मेरे को थैंक यू करोगे, ठीक है। ज़्यादा बच्चे नहीं है तो मैं, अगर जो बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मैं उनसे फीडबैक लूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे कि तुमने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। तो सोचो अब मैंने क्या किया, इन दोनों वेव को एक पास लाया मैं, क्या, मुझे सुपर पोजिशन कराना है। जब ये दो वेव वापस में मिलेंगी, जब हमने देखा, ये पहला हाँ केस था हमारा, ये दूसरा केस था, ठीक है। अब जब हमने देखा, क्या देखा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट देखा, जब ये दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज हो गई, जुड़ गई एक दूसरे से, एडिशन हो गया इन दोनों का, तो जो हमने देखा वो वाकई हमको शॉक करने वाला था। क्या देखा हमने, हमने देखा सर कि जो पहला केस था, इस केस में जब ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो गई, मिल गई, जब इंटरफेरेंस हो गया, तो हमने ये देखा कि हमको एक सिंगल वेव मिला, लेकिन इस बार जो उसका एम्पलीट्यूड मिला हमको, वो ज्यादा मिला। एम्पलीट्यूड का मतलब, अरे यही तो, मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, A2 है, लेकिन यहां देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। पहले केस में जब दो वेव को हमने जोड़ा, तो क्या हमको मिला, जो एम्पलीट्यूड मिला वो ज्यादा मिल गया। यानी अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, अगर ये 2 है, अगर इसका एम्पलीट्यूड भी 2 है, तो हमको जो नेट मिला ना, मान लो अगर पहले वेव का एम्पलीट्यूड 2 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड 2 है, तो हमको इन दोनों का एम्पलीट्यूड 4 मिल गया। और अगर मैं दूसरे केस को ड्रॉ करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज को लिया है, जब मैं दूसरे केस का रिजल्टेंट मैंने देखा, जब मैं इन दोनों वेव को ड्रॉ किया, सॉरी, जब मैं इन दोनों वेव को क्या किया, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कराया, मतलब दोनों को एक पास लाके ऐड कर दिया, तो हमको रिजल्टेंट मिला कुछ ऐसा। अरे, इसका कहने का मतलब क्या है सर, इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये 0 हो गया, मतलब पूरी की पूरी वेव भी खत्म हो गई। पहले केस में
जब दो वेव एक ही, जब दो सिमिलर वेव थी, सिमिलर वेव का मतलब कि इन दोनों का जो फेज है, सोच के देखो, सिमिलर का मतलब सोच के देखो, एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव भी ऐसी सर, तो ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ऐसे, तो मेरे को जो नेट मिलेगा वो मिला, ये वेव थोड़ी बड़ी हो गई, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। वही सेम चीज, ये पहला केस था। जब मैं दूसरे में किया, मतलब कि एक वेव हमारी ऐसी थी और दूसरी वेव बिल्कुल हमने इसकी उल्टी ले ली। तो सोच के देखो, अगर दो सिमिलर वेव होती है तो हम कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है, सोच के देखो, ये वेव, ये पहली वेव दूसरी वेव दोनों सिमिलर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनके बीच जो फेज डिफरेंस है सर वो जीरो है, मतलब सेम फेज में है, दोनों सिमिलर तरह की वेव है, तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस तो नहीं है। अच्छा, वहीं अगर मैं दूसरे में कहूं तो दूसरे केस में तो साफ साफ दिख रहा है सर, क्या सर, एक वेव तो सर ऐसी है और दूसरी वेव तो सर ऐसी है, मतलब इन दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है वो 180 डिग्री साफ साफ हमको नजर आ रहा है। तो पहले केस में क्या हुआ, ये कुछ ऐसी थी, ठीक है, पहली वेव ऐसी और दूसरी वेव नीचे से थी, तो हुआ क्या, जब दोनों वेव सेम फेज में थी, मतलब जब दो वेव जिनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो हो, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो जो नेट मिलता है उसका जो एम्पलीट्यूड है, ये नेट वेव है, नेट वेव मतलब इन दोनों का रिजल्ट जोड़ने के बाद जो दोनों का रिजल्ट मिला, नेट वेव मिला, उसमें हमको क्या देखने को मिला, उसमें हमको ये देखने को मिला कि इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है सर वो मैक्सिमम हो गया, वो बढ़ गया। लेकिन अगर मैं कोई दो ऐसी वेव को लाऊं जो एक दूसरे से 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे चल रही हैं, मतलब एक ऊपर तो दूसरी नीचे, मतलब एक दूसरे से अपोजिट, तो इन दोनों का जो नेट वेव मिला सर वो तो जीरो मिला, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो जीरो हो गई, मतलब पूरी की पूरी वेव ही खत्म हो गई। और आपको जान के बहुत खुशी होगी क्या कि आपने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, इसी को तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं बच्चा। एक वेव ऐसी जा रही है, दूसरी वेव ऐसी जा रही है, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दोनों हमने एडिशन ही कराया है। तो सर इसमें से कंस्ट्रक्टिव कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव कौन सा है, अरे अब तो बहुत सिंपल है, जो पहला आप देख रहे हो इसको कहते हैं सी आई, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा जो आप देख रहे हो ये है डी आई, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो समझ आ गया सर कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा दो वेव का, तो हमको नेट एम्पलीट्यूड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो पूरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा सर, मैथ में कैसे लिखेंगे अभी कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो मैं तुमको फील दे रहा था, समझा रहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है। दूसरा केस क्या था सर, दो वेव एक दूसरे के साथ जब 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे हो, मतलब अपोजिट हो, और जब उन दोनों का हम सुपर पोजिशन कराते हैं, जब उन दोनों को जोड़ते हैं, तो सर नेट एम्पलीट्यूड जीरो मिलता है, और उसी इसी तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कि सर हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होती है नेट एम्पलीट्यूड वेव की वो जीरो मिलती है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो नेट एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाती है। तो हमको यही तुमको समझाना था, यही तो तुमको पहले फील देनी थी, बताओ समझ आया? बताओ, सॉरी, क्या तुमको इस बात की फील आ गई? सर मजा आ गया सर, मतलब ऐसे कभी इंटरफेरेंस तो नहीं पढ़े थे, देखो एकदम सिंपल करके मैंने तुमको इंटरफेरेंस पढ़ाया है, बताओ जल्दी से, क्या मजा आया? क्या ये चीज तुमको समझ आई कि हमने कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया और कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया? दोनों वेव जब जोड़ी तो नेट वेव में क्या चेंज देखने को मिला, ये तो अभी शुरुआत हुई है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की। बताओ, क्या पूरी क्लैरिटी बन गई? बढ़िया वाली एकदम इंटरफेरेंस वाली क्लैरिटी अगर बन गई तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ मैथ की कैलकुलेशन भी कर लोगे, ठीक है? चलो सर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, क्या सर ये ठीक है, आपने करा तो दिया, कंस्ट्रक्टिव बता दिया, डिस्ट्रक्टिव बता दिया है ना, ये भी बता दिया कि फेज डिफरेंस जीरो होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है दो वेव का, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जब फेज 180 डिग्री होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एम्पलीट्यूड जीरो मिलता है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। अब सोचो, कोई कहेगी जरा मैथमेटिकली बताओ तो सही, मान लो अगर दो वेव, सोच के देखो, अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कोई दो वेव दे दिया, उन दोनों का एम्पलीट्यूड दे दिया, बोलेगा कि जब इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस हो तो कैलकुलेट करके बताओ कि कितना नेट एम्पलीट्यूड होगा वेव का,
तो यार हमको कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैथ वैथ का फॉर्मूला चाहिए कि नहीं चाहिए, मैथ इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो वही तो हम देख रहे हैं। सोचो क्या, सीआई की बात करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। सीआई की बात कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है। सीआई में क्या होता है सर, सिंपल है, अब तो समझ गए सर। ये हमारी पहली वेव, इसी के साथ हम जोड़ देंगे किसको, सेम तरह की वेव भी, मतलब इन दोनों के बीच जो फाई है वो क्या है, 0 है। तो हमको जो इन दोनों का नेट मिलेगा, मतलब वो क्या मिलेगा उसमें सर, उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अगर मान लो मैं कह दूं कुछ ऐसे, कैसे, ये हमारी पहली वेव है, सिमिलरली ये हमारी दूसरी वेव है, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ा, मतलब पहले वेव का जो लेट्स से एम्पलीट्यूड है वो a1 है, और दूसरे वेव का जो एम्पलीट्यूड अगर वो a2 है, तो इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट आता है वो अभी अभी हमने देखा कि जो उसका जो नेट होगा रिजल्टेंट का, वो नेट का रिजल्टेंट थोड़ा ऐसे बढ़ जाएगा। ये क्या है आपका ए नेट। तो याद रख लो, हमेशा 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 सबने क्या किया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। यही काम हमको यहाँ करना है, क्या करना है, इसका जो ए नेट का फॉर्मूला होगा वो मैं आपको देने वाला हूँ, वो होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस ऑफ 5। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो। सबने वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ एडिशन पढ़ा है कि जब दो वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे से कुछ एंगल पे होंगे तो उनका नेट कैसे निकलता है, बिल्कुल यहां भी हम वही करेंगे। क्यों करेंगे सर ऐसा, आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर आप ये जो ए नेट लिख रहे हो, पहले मैं लिख देता हूँ, इनका जो नेट एम्पलीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको देने वाला हूँ। दैट विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है जिससे आप नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो दो वेव का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये तो वेक्टर एडिशन जैसा देखा देखा लग रहा है, याद करो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, दो वेक्टर होता था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, याद करो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ देखो हमने क्या किया, ए नेट निकालना था तो ए नेट स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5। अच्छा a1 क्या है, पहले वेव का एम्पलीट्यूड, a2 क्या है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर आप इसको वेक्टर के तरीके से क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि भैया जो वेव होती है उस वेव को दिखाने के लिए हम एक फेजर वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। याद करो फेजर शब्द, अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट एसी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो कि वेव के फेज को बताता है। बेसिकली वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेव के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको फेजर कहा जाता है। और फेजर क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर होता है। याद है आपने एसीओसी पढ़ा होगा कि इधर क्या होता है, करंट है, इधर क्या है, वोल्टेज है, तो हम कहते हैं कि करंट वोल्टेज एक दूसरे से लीड कर रहा है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। पढ़ा है सबने, ऐसा मत करें कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है। तो इसी फेजर है, फेजर क्या है, एक वेक्टर है, इसीलिए नेट एम्पलीट्यूड निकालने का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा। तो इसको पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख लो। यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या है, वो है सर नेट एम्पलीट्यूड निकालने का, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5। अब कुछ करना नहीं है क्या, अब देखो मैं तुमको बताता हूं, जब भी सी आई होगा, सी आई मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब दो वेव ऐसे और ऐसे जो आपस में जुड़ेंगी तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आता है वो कुछ ऐसे आता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब दो वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, 0 होगा। तो जरा इस फॉर्मूले में फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 पुट करो। अगर मान लो कि मैं कह दूं इनका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a2 है, तो a नेट मैं पूछ रहा हूं, पहले का एम्पलीट्यूड a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2, और मैं तुमसे a नेट निकलवा रहा हूं। तो a नेट स्क्वायर क्या होता है, सोच के देखो, a नेट स्क्वायर क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब फाई की वैल्यू 0 हो, फेज डिफरेंस 0 हो दो वेव के बीच, तो क्या मैं यहाँ cos 0 पुट कर दूं, और सर cos 0 तो 1 होता है, मतलब a नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1a2। अब सोच के देखो, क्या a प्लस बी का, क्या ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? अरे बिल्कुल दिख रहा है सर। मतलब a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर काट दो, मतलब नेट एम्पलीट्यूड आया a1 प्लस a2। ओ माय गॉड, मतलब कि अगर दो वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, तो अगर मेरे को नेट निकालना हो तो मैं चुपचाप से सीधे दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को जोड़ दूंगा। क्या बात है सर। लो आ गई फील्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। लो आ गई फील्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मान लो मैं तुमसे कह दूं कि पहले वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 3 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है 5 है, ए नेट निकालो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो a1 प्लस a2 मतलब 3 प्लस 5, मतलब जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वेव का, जो दोनों के एडिशन से होगा, दोनों के सुपरपोजिशन से होगा, वो 8 होगा। लो ना भैया, लो ना भैया, क्या ही कर लोगे। लो निकाल दिया हमने, पूरी पूरी फील आ गई। अच्छा, अभी तो एक कंस्ट्रक्टिव की फील आई है, सर डिस्ट्रक्टिव भी तो करा दो। और देखो, अगर मैं डी आई की बात करूं, डी आई मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है? सिंपल है सर, जब एक वेव ऐसी हो और दूसरी वेव जस्ट अपोजिट हो, मतलब दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस हो वो सर 180 डिग्री हो, तो इन दोनों के एडिशन से जो नेट मिलता था वो तो जीरो मिलता था, मतलब पूरी वेव भी गैप हो जाती थी, एम्पलीट्यूड क्या होता था? जीरो हो जाता था। मतलब अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड मान लो a1 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड मान लो a2 है, तो इन दोनों का जो नेट मिला वो हमको जीरो मिला। अब कैसे मिला सोच के देखो, अभी तुमको बताता हूँ, पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ, देखो कैसे जीरो होगा। देखो मेरे साथ, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला तो जनरल वही है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव होता है तो फाइव 180 डिग्री होता है, मतलब ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हो सकता है सोच के देखो, पहले पहले फॉर्मूला लिख लो फिर पुट करना उसके अंदर वैल्यू, ठीक है? तो ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, अरे भैया कॉस ऑफ 180। अच्छा, कॉस ऑफ 180 क्या होता है? चलो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, -1 होता है। ओहो, मतलब ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए वन ए टू। अब सोच के देखो, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? अरे सर ये तो बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर काटोगे दोनों तरफ से, तो दिस विल बी ए नेट इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2। अब आपके मन में सवाल होगा, सर यहाँ तो a1 माइनस a2 आया, आपने ऊपर बोला था कि जीरो आना चाहिए। अरे गधो, जीरो आएगा क्यों, कैसे, किस केस में आएगा? सोच के देखो, अगर मैं एक वेव लू जिसका एम्पलीट्यूड ए हो, दूसरा वेव लू उसका भी एम्पलीट्यूड सेम हो, ए हो, मतलब ऊपर भी ए नीचे भी ए, तो अगर इस केस में मैं ए नेट निकालूंगा तो ए नेट क्या होता है? ए वन माइनस ए टू। अब ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, ए माइनस ए जीरो नहीं हो गया? अरे सर, मतलब अगर दो सिमिलर मैग्नीट्यूड के वेव को, जब दोनों आउट ऑफ फेज हो एक दूसरे से, तो अगर मैं उन दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराऊंगा तो मेरे को जीरो मिलेगा। ओहो, क्या बात है। बोलो फील आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। देख लो यार, अब इससे आसान करके मैं नहीं पढ़ा सकता, या मैं क्या, कोई नहीं पढ़ा सकता। मैंने कंप्लीट फील दे दिया तुमको। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, क्या तुमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों का मतलब? हाँ, वही चीज मैं बताना चाहता था। अब देखो, एक और चीज याद रख लो। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर कॉस, जो आपने यहाँ कॉस फाई लिखा है ना, कॉस फाई की वैल्यू 1 है, तो ऐसा जरूरी थोड़े है कि सिर्फ फाई इक्वल्स टू 0 के लिए ही कॉस फाई की वैल्यू 1 हो सकती है। ऐसे तो बहुत कॉस कॉस की वैल्यू 1 तो बहुत एंगल्स पे होती है। हाँ ठीक है, उनमें से एक एंगल 0 भी है ना? अरे यार फाई को 0 डिग्री है, तो कॉस फाई जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो ठीक है, समझ में आ गया कि चलो भाई एक केस आपने करा दिया कि फाइव इक्वल टू 0 को ले लिया और कॉस फाइव वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसा जरूरी थोड़े है कि कॉस फाइव की वैल्यू 1 होगी सिर्फ 0 डिग्री पे ही, और अदर एंगल पे भी तो कॉस फाइव की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने सिर्फ तुमको एक सिंपल केस लेके बताया है, ठीक है? ये चीज याद रख लो, चिंता मत करो। अभी और हम आगे पढ़ेंगे, इसका हम एक फार्मूला देखेंगे
कि कॉस की कौन कौन सी वैल्यू पे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब फाई की फेज की कौन कौन सी वैल्यू पे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और फेज की कौन कौन सी वैल्यू हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं तुमको दूंगा निकालने का, चिंता बिल्कुल मत करो, अभी तो इंटरफेरेंस शुरू है, अभी आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर यही चीज पढ़ोगे, जब आप क्लास 12 के वेव ऑप्टिक्स में जाओगे तो आपको ये चीज बताई जाएगी, और मैं भी आपको बताऊंगा, एक जनरल फॉर्मूला दूंगा, 2n पाई करके फॉर्मूला होता है, ठीक है, चिंता ना करो, 2n पाई फॉर्मूला होता है, n+1 पाई फॉर्मूला होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, जिसको मैक्सिमा और मिनिमा भी कहते हैं। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो मैक्सिमम बनता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मिनिमम बनता है, ये सब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। फिलहाल के लिए मैं तो एक जनरल सा केस लिया है जिसमें मैंने क्या किया, फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 रखी, तो मैं तुमको CI समझाया पहले, DI समझाया पहले, अगर मैं तुमको नहीं समझाता तो फिर समझ में आता, सोच के देखो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ ये मत रख लीजिएगा कि जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कॉस फाई की वैल्यू 1 और अदर एंगल्स के लिए भी होती है, मैंने सिर्फ एक जनरल केस लेके समझाया है कि जब फाई की वैल्यू 0 हो तो कॉस की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, इसीलिए जो नेट एम्पलीट्यूड आया वो A1+A2 आया। वैसे ही कॉस की वैल्यू -1 सिर्फ 180 के लिए तो नहीं होता है ना, और अदर एंगल्स के लिए भी कॉस की वैल्यू -1 होती है, तो हम उसका एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे आगे, बिल्कुल चिंता ना करिए। फिलहाल बताइए कि क्या आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ आया? अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई, उसका एक जनरल फॉर्मूला है, तो 60 अगर 60 डिग्री है फाई की वैल्यू तो फॉर्मूले में पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू लगा दो, क्या दिक्कत है, cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्लियर है? तो अभी तुमको इंटरफेरेंस समझा रहा हूँ, बताओ क्या ये चीज सबको समझ आई? क्या ये चीज सबको समझ आई? बोलो, क्या ये चीज आपको समझ आई जो मैं तुमको पढ़ाया? अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुमको एक जनरल फॉर्मूला दूंगा जिसमें तुम निकालोगे मैक्सिमा या मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक ही बात को 10 बार क्यों रिपीट कराते हो, मैंने सिर्फ तुमको एक जनरल सा केस दिया है अभी समझाने के लिए, कि जब दो वेव आपस से एक दूसरे में एक दूसरे फेज डिफरेंस अपोजिट होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब सिमिलर फेज होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और भी अदर फॉर्मूला है उसके निकालने के, ठीक है, कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा, कब मैक्सिमम बनेगा, कब मिनिमम बनेगा, मैं एक जनरल फॉर्मूला दूंगा, अभी समय थोड़ा वेट तो करो। बताओ क्या ये चीज सबको क्लियर है, जितने लोग हैं आज की क्लास में, क्या सबको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्लियर हो गया? फटाफट से जल्दी से बताओ, क्या ये मैक्सिमम मिनिमम वाला केस सब क्लियर हो गया? अच्छा, अच्छा इसी को देखो मैंने यहाँ तो एक वेव के फॉर्म में ड्रॉ किया है, आई एम सॉरी तबियत मेरी थोड़ी खराब है, ठीक है, मैं जल्दी से बस एक टॉपिक और पढ़ा के इसका आज का सेशन को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि आज बच्चे भी थोड़ा कम है, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे मैं और अच्छी चीज़ें बताऊंगा तुम सबको, ठीक है। देखो फिलहाल मैं देखो, अच्छा यहाँ तो मैंने वेव से तुमको समझा दिया CI और DI, इसी को फेजर के थ्रू भी लिख सकते हैं। फेजर क्या होता है, एक वेक्टर होता है, फेजर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, तो सोच के देखो अगर मैं कहूँ कि जब CI हमारा हो रहा था, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था बेसिकली, तो उस केस में क्या था, दो वेव्स थी सर ऐसी, एक वेव ऐसी और दूसरी वेव ऐसी, दोनों वेव में जो फेज का डिफरेंस था वो क्या था सर, फाई की वैल्यू 0 थी। अब मैंने आपको बताया कि इन वेव जो बेसिकली है, वेव के पोजीशन को हम एरो से भी दिखाते हैं जिसको एक फेजर कहते हैं, तो हम इसी CI को एक फेजर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेजर मतलब एरो से, कैसे सोच के देखो। अगर मैं ये वेव नंबर 1 कह दूं, ये वेव नंबर 2 कह दूं, तो अगर मैं मान लो कह दूं वेव नंबर 1 का जो एम्पलीट्यूड है अगर वो A1 है, वेव नंबर 2 का जो एम्पलीट्यूड अगर वो A2 है, एम्पलीट्यूड मतलब ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ठीक है, तो मैं इसको फेजर से भी लिख सकता हूँ, कैसे सोच के देखो, इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस है, तो आपने ये चीज किया भी है, जब आपने अल्टरनेटिव करंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब दो फेजर के बीच फेज का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, मतलब अगर मैं ड्रॉ कर दूं लेट्स से एक एरो, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, तो इसी सिमिलर डायरेक्शन में एक और एरो मैं इसी को ऊपर ड्रॉ कर दूंगा, ये रिप्रेजेंट करेगा A2 को, तो ये दोनों एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। सिमिलरली अगर मैं DI को मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फेजर या फिर एक एरो से रिप्रेजेंट करूं, तो एक वेव डिस्ट्रक्टिव में ऐसी होती थी और दूसरी वेव डिस्ट्रक्टिव में कैसी होती थी, बिल्कुल इसकी अपोजिट, मतलब इन दोनों के बीच
लेट्स अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो इन दोनों के बीच जो फाई की वैल्यू थी वो 180 डिग्री थी। तो सर इसको फेजर के थ्रू कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिंपल है यार, एक एरो इधर ड्रॉ कर दो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, और एक एरो, क्योंकि इन दोनों के बीच 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट में एक एरो ड्रॉ कर दो, ये है A2। इन दोनों के बीच जो फेज दिख रहा है साफ साफ कितना दिख रहा है? 180 डिग्री। तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक फेजर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पहला फेजर डायग्राम था, ये दूसरा फेजर डायग्राम है। बताओ क्लियर है? ये दोनों एरो का मतलब क्या है? आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों एरो का मतलब क्या है? थॉट आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको एरो से भी दिखा सकते हैं। दो एरो अगर सिमिलर डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है। अगर दो एरो फेजर के एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री है। ये एरो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ठीक है, क्लैरिटी आई थॉट अब आपको हो गई होगी एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, ओके देन, अगर क्लैरिटी हो गई है तो आज मैं क्लास को यही एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, आज भी हमने ठीक ठाक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, आज बच्चे भी उतना नहीं है, बट मैंने रिफ्लेक्शन पहले तुमको शुरुआत में समझाया कि वेव के रिफ्लेक्शन को हम कैसे देख सकते हैं। उसके दो केसेस, पहला केस में जो आपकी स्ट्रिंग थी उसका एक एंड फिक्स था, तो हमको उसके बीच जो फेज चेंज देखने को मिलेगा और वेव जो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। दूसरे केस में हमने देखा कि जब स्ट्रिंग का एक एंड मूवेबल हो तो उस केस में कोई फेज चेंज ऑकर नहीं होता है। फिर हमने सुपरपोजिशन की तरफ बढ़ा, मैंने सुपरपोजिशन समझाया, फिर इंटरफेरेंस के बारे में समझाया, दो तरह के इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। एक बढ़िया पिक्चर बन गई है आपके दिमाग में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। ठीक है, आगे और बताऊंगा मैं इसके अंदर, बट फिलहाल मैंने तुमको एक बढ़िया सा फॉर्मूला भी दे दिया, क्या? एनेट निकालने का। जब भी आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब दो वेव के बीच फेज डिफरेंस 0 होगा, सेम फेज में होंगी वो वेव्स, है ना? अगर सेम फेज में होंगी वो दोनों की दोनों वेव्स, इसका मतलब जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो हम A1 प्लस A2 कर देंगे। और अगर अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज होंगे, आउट ऑफ फेज, देखो आउट ऑफ फेज लिखा है उसका मतलब है कि 180 डिग्री फेज डिफरेंस है दोनों की वेव में, मतलब एक दूसरे अपोजिट, तो नेट होगा दैट विल बी A1 माइनस A2। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि आप फेजर के थ्रू भी, बेसिकली एरो के थ्रू, फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब आप एक फेजर के थ्रू भी दिखा सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो आई थॉट एक बढ़िया वाली क्लैरिटी बन गई होगी आप सभी के दिमाग में। ठीक है, सो आई लाइक टू एंड दिस सेशन टुडे। ठीक है, बच्चे भी कम थे आज, बट कोई बात नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की बात हम वहाँ करेंगे। ठीक है, अब तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें और आने वाली हैं। जो साउंड वेव पढ़ेंगे तो वेव का सेकंड चैप्टर होगा, फिर 11th का वेव कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, एक और चीज़, 9:30 से आपकी थर्मो की क्लास है। ठीक है, थर्मल बेसिकली प्रॉपर्टी में शुरू कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा जिसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ओके।